ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नरेश, देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 63% से भी ज्यादा है। आप किस तरह से देखते हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया है कि भारत में कोविड-19 से प्रति 10 लाख आबादी पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में संक्रमण के मामले सबसे कम दर्ज हुए हैं और मृत्यु दर भी सबसे कम रही है। आप क्या कहेंगे? ये आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि हमारे देश में जो ठीक होने के दर है वो बहुत ज्यादा है। दिल्ली में तो 63 से भी ज्यादा है, 80 को भी क्रॉस कर गई है। लगभग 85% हो गई है जी। है कि इन सब के बावजूद नंबर हमारे बढ़ रहे हैं देश में। दिल्ली में नहीं बढ़ रहे हैं, पर 11 प्रदेश तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत लिमिट आ गई है। बट उसमें भी एक सिल्वर की सूरज की किरण चमक रही है कि जो डेथ रेट है वो हमारा भी कंट्रोल्ड है। तो कोरोना में डेथ रेट का ही सबसे ज्यादा महत्व है। दिल्ली में भी कम है, देश में भी कम है और दुनिया के कंपैरिजन में भी कम है। तो जो हम देख रहे हैं भारत में वो उसी का रूप दिख रहा है जो कि दुनिया में दिख रहा है। दुनिया में देखिए, जहाँ की 1 लाख 1.5 लाख केस होते थे मई में, जून में 1.5 लाख के ऊपर हो गए और जुलाई में 2.5 लाख के ऊपर हो गए। उस हिसाब से हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है और काफी संभली हुई कह सकते हैं। लेकिन अभी इतनी संभली हुई नहीं है कि पूरे देश में हम ये कह सकें कि आप अपने गार्ड्स डाउन कर दीजिए। जैसा आपने देखा होगा, लाख केस ऐड होते हैं एक हफ्ते से कम में, 2 दिन में 3 दिन में हो जाते हैं। उसके पहले वो 10 दिन में होते थे, उसके पहले महीने में भी नहीं होते थे। तो जो तादाद है वो ज्यादा है, बट ये कि खतरनाक जो सिचुएशन है जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े या जान को खतरा हो, वो केस कम है। और रिकवरी जो कि हमें दर्शाता है कि पुराने जो मरीज थे उनका क्या है, उसकी दर तो बेहतर दिन पर दिन होती जा रही है। बिल्कुल, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। दिल्ली में सेरो सर्वे की रिपोर्ट की आजकल बहुत चर्चा है और इसकी रिपोर्ट से ये पता चला है कि दिल्ली के लगभग 1/4 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि इन सभी लोगों में जो एंटीबॉडीज हैं वो पाई गई। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के सर्वे क्या दर्शाते हैं और एक आम आदमी को इसे किस तरीके से समझना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सर्वे हुआ था और जब ये सर्वे ऐसे करे जाते हैं उसके कुछ मकसद होते हैं। तो एक तो ये पता चलता है कि हमारे देश में, प्रदेश में या यूनियन टेरिटरी में, सोसाइटी में कितना इसका प्रकोप है। तो अगर पिछले हम 4-5 महीने इसका 6 महीने का प्रकोप देखें तो जैसे कि 4 में से 1 व्यक्ति दिल्ली में ग्रस्त पाया गया। अब ये भी हमें जानकारी है कि आधे लोग जो है उनमें से एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो ये पता चल जाएगा कि हमारी एक सोसाइटी में कितने दूर तक वो फैला हुआ है। उसका फायदा एक ये होता है कि अगर वो ज्यादा दूर तक फैल गया है एसिम्प्टोमेटिक केसेस से सही, उससे एक हर्ड इम्यूनिटी का अंदाजा लग जाता है कि अब ये जो है बीमारी हमारे से निकल जाएगी। जैसा कि ये भी देखने में आया, अभी जैसे हम कहते हैं कि ये बीमारी इसलिए बढ़ती है कि एक इंसान एक को बीमारी नहीं लगाता है, एक से ज्यादा को लगाता है। उसको कहते हैं हम रिप्रोडक्शन नंबर R0। तो वो जो R0 है जब एक से कम आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो ज्यादा आगे नहीं फैल रहा है। तो वही सिचुएशन अब दिल्ली में दिखने लगी है कि अब शायद वो आगे नहीं फैलेगा। तो एक कारण तो होता है कि हमें पता चलता है कितने तादाद में ये फैला हुआ है, हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। दूसरा है कि इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी जो मृत्यु दर है वो एक्चुअली कितनी रही है। जब हमारे पास जितना नंबर टोटल था एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक को, जिससे कि हम विभाजित करेंगे उस नंबर को जो डेथ है, तो वो जो है आपको ठीक दर्शाएगा कि कितना उसमें पॉपुलेशन में हमारे यहाँ डेथ रेट था। और ये सर्वेलेंस ये भी हमें बताएगा कि इससे किस किस तबके के लोग और किस किस उम्र के लोग ज्यादा ग्रस्त हुए। एक चीज निकल के आई है उसमें कि सबसे ज्यादा व्यक्ति जो ग्रस्त हुए हैं वो यंग लोग हैं, 30 से 45 साल के, क्योंकि हमारा देश ही यंग पॉपुलेशन वाला है। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोग अक्सर ये मानते हैं ये तो शायद बुजुर्गों की बीमारी है, बच्चों को और यंग लोगों को तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है। यंग लोगों में सबसे ज्यादा जो है 1/3 उस एज ग्रुप में थे, 30 से 45 में। और दूसरा, जो आदमी लोग जो बाहर ज्यादा निकलते हैं उनमें ये बीमारी दुगने रेट में पाई गई। मतलब जो महिलाएं थी उसमें आधी दर थी कंपेयर टू पुरुषों के। तो कई सारी चीजें हैं जो कि इसमें दर्शाता है। अब जैसी जैसी इसकी डिटेल भी आएंगी उससे और पता चलेगा। 11 डिस्ट्रिक्ट का तो उन्होंने डिटेल दे दी है कि मोटे मोटे तौर पे कि कितना टेस्ट करे थे और कितना पॉजिटिविटी। जी डॉक्टर नरेश, कोरोना की वैक्सीन कब मिलेगी डॉक्टर साहब? तो इसका जवाब दीजिए। वैक्सीन तो इसकी तैयार हो गई है और अच्छी बात यह है कि इसकी वैक्सीन दुनिया में नहीं, हमारे देश में भी तैयार हो गई है।
लेकिन यह कि वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए कुछ जो है ना कानून कायदे फॉलो करने पड़ते हैं कि जो वैक्सीन है ये देखा जाए कि वो सबके लिए सेफ है, खास तौर से उन व्यक्तियों के लिए जिनको बीमारी नहीं है, और दूसरा वो कारगर है। तो उसके लिए जो टेस्ट हैं वो चल रहे हैं, हमारे देश में भी चल रहे हैं, और ये माना गया है कि जैसे ये जल्दी उसके नतीजे आ जाएंगे, ये जो वैक्सीन है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। डॉक्टर नरेश, एक गाइडलाइन आई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, जिसमें कोविड-19 से संबंधित कचरे के निपटान के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं से? जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करके समझते हैं कि हमारा तो काम हो गया, उसको फेंक दें। ये चीज बड़ी दिक्कत वाली हो रही है, और सीपीसीबी ने इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस दी हैं, और ये चौथी बार है जो कि गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में मास्क इस्तेमाल कर रहा है, ग्लव्स इस्तेमाल कर रहा है, पीपीई किट कुछ भी इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को कोविड से बचाने के लिए, तो वो जब कोविड से बचता है तो हो सकता है कि जिस चीज से बचाव कर रहा है वो मास्क पे या ग्लव्स पे भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी उसे फेंक दें, क्योंकि वो दूसरे के लिए खतरनाक हो सकता है। हमको ये भी मालूम है कि वायरस जो कोविड का है वो ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकता है, उस सरफेस पे भी ज्यादा नहीं रह सकता, 1-2 दिन की बात होती है। तो उन्होंने कहा कि आप 72 घंटे के लिए किसी भी बैग में बंद कर दीजिए, उसको अपने पास रखिए, उसको बांध दीजिए, और अच्छा हो गया अगर उसे काट भी दें जिससे कि कोई इस्तेमाल दोबारा ना करे। हमारे गलती भी कई लोग कर लेते हैं, तो उसके लिए वो ठीक है। लेकिन ये गाइडलाइन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका की कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, ये ध्यान में रखिए। घर में अगर कोई आइसोलेशन में है जिसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, उसके लिए आप ऐसा नहीं करेंगे। उसकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे मास्क हो, चाहे ग्लव्स हो, चाहे इस्तेमाल करी हुई चीजें हो, वो सारी की सारी सीपीसीबी ने कहा है। हमारे बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रेगुलेशंस हैं जो कि नए आए हैं पिछले 2 साल में, और बड़े अच्छे हैं। उसमें है कि येलो बैग इनको दिया जाता है जहां पे कोविड का मरीज हो, उसमें रख के उसको डिस्पोज करा जाता है सरकार द्वारा। तो कॉमन मैन के लिए ये है कि आप मास्क और ग्लव्स को इधर उधर ना फेंकें, यहाँ पे कहीं पे डस्टबिन देखा उसमें ना फेंकें, आप किसी भी पेपर बैग या किसी में रख दीजिए। 2-3 दिन के लिए, 3 दिन के बाद जो है उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन भी आई है कि N95 मास्क का प्रयोग नहीं करना है, तो किस तरह का मास्क आम लोगों को यूज करना है और उसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में बताइए। अक्सर ये माना जाता है कि जो मास्क महंगा होगा या जो हाई एंड का है, जो अस्पताल में सीसीयू में इस्तेमाल होता है, आईसीयू में इस्तेमाल होता है, ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होता है, वही सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं है। जो हाई एंड के मास्क हैं वो महंगे भी होते हैं और उनका इस्तेमाल करना भी मुश्किल होता है, और वो इस्तेमाल करने में दिक्कत करते हैं। पब्लिक को मास्क ऐसा चाहिए जिससे कि दिक्कत नहीं हो, प्रीमम नॉन नोचेरे। पहले ये देखो कि कोई नुकसान नहीं हो, और उसके लिए घर में बना हुआ मास्क, क्योंकि आपको बराबर इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने जिंदगी भर, वो सबसे अच्छा है। आप घर में नहीं बनाते हैं तो घर में बने हुए मास्क मार्केट में मिलते हैं। कपड़े का मास्क या सिंपल मास्क, सर्जिकल मास्क आता है 3 लेयर, वो डिस्पोजेबल होता है। आप रीयूजेबल करिए, आप कपड़े का बनाइए, 2 लेयर बनाइए, और उसको ऐसे इस्तेमाल करिए कि आपका नाक, मुंह और फेस जितना भी हो सके आंखों के नीचे वो कवर हो जाए, और थोड़ा टाइटली कवर हो जाए, और बांधने का सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए। उससे जो बचाव होगा पब्लिक का वो उतना ही होगा जितना कि हाई एंड N95 से होगा, क्योंकि N95 मास्क आप बहुत देर तक नहीं लगा पाएंगे और उसमें दिक्कत आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, कोरोना के युग में हमारी डाइट, और भी बहुत सारे आम लोग हैं, तो इस समय इम्यूनिटी की बात होती है, तो किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और कोरोना का मुकाबला कर सकें? कुछ लोग जो कि योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आयुर्वेदा करते हैं, नेचुरोपैथी करते हैं, उसमें आयुष मंत्रालय ने काफी सुझाव दिए हैं जिसकी वजह से आपका शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, इम्यूनिटी उसमें ऑटोमेटिकली फिर हृष्ट पुष्ट शरीर में मजबूत होती है। उसका भी वो सेवन कर सकते हैं। जैसे मदिरा का सेवन करना आपके जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है और वो आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर सकता है। डॉक्टर नरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।